शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज मैं अपना डिस्कस करके हम उस चर्चित व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं जो कि न्यूज़ में रहा है। यूपीएससी ने कई बार सही जोड़ी के रूप में कोई जो चर्चित व्यक्ति है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर किसी पुरस्कार का विजेता हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली तो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। खाली आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का संबंध किस कंट्री से है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ ग्रहण करी है एज ए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के रूप में। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का संबंध बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश के जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये हैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और आगे न्यूज़ में देख लेते हैं कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। तो जो वेटेरन पॉलिटिशियन हैं, वेटेरन हम किसको बोलते हैं? वेटेरन का मतलब होता है वरिष्ठ, ठीक है, सीनियर, अनुभवी। पुराने सिपाही के लिए भी वेटेरन वर्ड यूज़ किया जाता है। वेटेरन का मतलब दीर्घ अनुभवी, कुशल, दक्ष। ये बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो जो वेटेरन पॉलिटिशियन है मोहम्मद शहाबुद्दीन, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है एज ए 22वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और इन्होंने शपथ ग्रहण किया था स्टेट सेरेमनी के कार्यक्रम में। इसको अटेंड किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड इसके कैबिनेट के कॉलेजियस भी शामिल रहे थे। स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी, ठीक है। किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर? स्पीकर की, जिसका नाम है शिरीन शर्मिन चौधरी। इन्होंने एडमिनिस्टर कराई है ओथ टू 73 ओल्ड शहाबुद्दीन एट द हिस्टोरिक दरबार हॉल ऑफ बंग बंधन। तो बंग बाभन में एक हाल है दरबार हॉल। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से शहाबुद्दीन ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा शपथ ग्रहण इन्होंने लिया है यहाँ पर। तो ये जो चर्चित व्यक्ति थे इनको आप याद रखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये रही इनकी पिक्चर, ठीक है। और ये हैं यहाँ की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ में चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये दो गर्ल्स हैं, ठीक है। दो लड़कियों ने समलैंगिक विवाह किया है। राधिका पिरामल, इसके साथ में इनकी वाइफ अमांडा, ठीक है। तो चाहे दो लड़कियों का विवाह हो, चाहे दो पुरुषों का विवाह हो, इसको हम बोलते हैं सेम सेक्स मैरिज या फिर समलैंगिक विवाह। तो मैरिज इक्वालिटी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप उनकी खुद की ज़ुबानी से यहाँ पर सुन रहे हैं। ये एडिटोरियल देखा जाए तो सबसे बेहतरीन एडिटोरियल्स में से लिखा गया है, क्योंकि जब आप उनकी चीज़ पढ़ते हैं जो खुद उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तब जा कर के हम रियलिटी को समझ पाते हैं कि आखिर है क्या। समलैंगिक जो जोड़े हैं कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं इंडिया में, कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, कौन कौन से अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं। जब तक हम उनकी ज़ुबानी नहीं सुनेंगे तब तक हम किताबी चीज़ें कितने भी पढ़ लें। यही एडिटोरियल यदि किसी और के द्वारा लिखा गया होता तो हमें शायद उतना मज़ा नहीं आता। तो मैरिज इक्वालिटी, यदि अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, इसीलिए भी ये जो केस है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। अभी तक जो सुनवाई चली है इसमें हमने देखे हैं कि कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि आप सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, उसको कानूनी मान्यता देने को लेकर के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ये जो चीज़ है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सरकार डिसाइड करेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर रिजल्ट ये निकल कर के सामने आ रहा है कि सरकार देखा जाए ना तो अपने हाथ पीछे खींच रही है सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से रिलेटेड। यदि इस प्रकार के जोड़े हैं जो कि समलैंगिक विवाह करते हैं तो कानूनी रूप से इनको बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती हैं, और उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है।
तो लास्ट वीक ही हम देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था एक पिटीशन को। इसमें पिटीशन में किन किन लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर। शॉर्टकट में इसको LGBTQ ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा है ग्रुप, इसको हम शॉर्टकट में LGBTQ ग्रुप बोलते हैं। इन्होंने ही ये पिटीशन दायर करी थी कि जो समलैंगिक विवाह है उसको भी नॉर्मल विवाह की तरह मान्यता मिलनी चाहिए, या फिर हमें हमारे कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। द हियरिंग वर वाइडली कवर्ड बाय द मीडिया इन इंडिया। अब इस सुनवाई को भारत का मीडिया बड़े ज़ोर शोर से उठा रहा है, क्योंकि जो मैरिज से रिलेटेड इशू होता है ना, मैरिज इक्वालिटी फॉर LGBTQ पर्सनस इन समटाइम्स सीन एज कंट्रोवर्शियल। क्योंकि हमारे देश में हर लोग इसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कहीं पर ये कंट्रोवर्शियल भी हमको नज़र आता है। अब जैसे कि ये खुद ही अपना अनुभव बताती हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ, ठीक है, और खुशी से रह रही हूँ मैरिड लेस्बियन के तौर पर, हु चूज लीगली मैरी माई सेम सेक्स पार्टनर इन UK इन 2011 की बात है कि हम लोग समलैंगिक विवाह किए, इंडिया में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में किए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आई डू नॉट हैव द राइट टू मैरी हर इन इंडिया, क्योंकि उस समय में इंडिया ने हमें अधिकार नहीं दिया था कि हम समलैंगिक विवाह कर सकें। और यहाँ तक आप ये देखेंगे कि जो मैरिज के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ये फंडामेंटल इम्पोर्टेंस देते हैं इंडियन सोसाइटीज़ में। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको आप इम्पोर्टेंट देते हैं। वहीं इंडिया की हम बात करें, जो शादी है ये वन ऑफ द हाइलाइट्स मानी जाती है ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट। तो किसी भी एडल्ट के लिए शादी एक हाईलाइट वाली चीज़ हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति सिंगल है, ठीक है, वो शादी नहीं कर रहा है और अपनी पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको मैरिड वाले कपल की तुलना में हमारे देश में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। सब ज़्यादा हमारा समाज मैरिड वाले कपल को ही एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट भी देता है। ये कहती है हमारी ट्रेडिशनल कल्चर। इस हिसाब से यदि हम बात करें, एक्सक्लूडिंग LGBTQ+ पर्सन्स फ्रॉम मैरिज excludes us from full benefit of participating in family and community life। यदि हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं LGBTQ समुदाय को, ठीक है, मैरिज के अधिकारों से, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है कि हमें फैमिली में पार्टिसिपेट होने से आप रोक रहे हैं। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी वाली लाइफ है उसमें भी आप हमें पार्टिसिपेट होने से रोक रहे हैं। ये एक्सक्लूड कर देता है हम लोगों को फ्रॉम एक्सपेक्टेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। वाई इज़ देयर अपोजिशन टू द LGBTQ+ पर्सन टेकिंग वो इन फ्रंट ऑफ फैमिली, फ्रेंड, कॉलेजियस एंड कम्युनिटी। तो इस प्रकार का भेदभाव हर जगह क्यों हो रहा है? कैन वी नॉट बी रिकोगनाइज्ड एज स्पाउसेस अंडर द लॉ? क्या हमें कानून के द्वारा, ठीक है, स्पाउसेस घोषित नहीं किया जा सका, दंपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता? क्या हमें कानून के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है? किस प्रकार से डिस्टॉर्शन किया जाता है यूनियन का, इसको हम देखते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है विरूपण करना, रूप चेंज कर देना। एक जो कॉमन रीज़न है जो दिया जा रहा है कि जो मैरिड होती है उसको डिफाइन किया गया है एज ए यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमन। नॉर्मली सबके माइंड में यही आ जाता है कि शादी केवल मैन और वुमेन ही कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम अलाउ कर देते हैं LGBTQ समुदाय को कि आप मैरिज कर लीजिए, वुड समहाउ डिस्टोर्स दिस यूनियन। मतलब जो विचारधारा पहले से बनी हुई है उसको ये तोड़ देगा यदि सेम सेक्स वाले मैरिज हो जाती तो। बट आई डो नॉट सी हाउ सम LGBTQ+ सिटीजन गेटिंग मैरिड टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द मिलियन ऑफ मैरिजेस ऑफ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो समुदाय शादी कर रहा है टेक्स एनीथिंग अवे फ्रॉम द मिलियंस ऑफ मैरिजेस ऑफ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। लेकिन यदि ये कर भी रहे हैं तो कैसे आप उनको अलग मान ले रहे हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो समलैंगिक अट्रैक्शन होता है ये नेचुरल पार्ट माना जाता है हमारे ह्यूमन सोसाइटी का, और ये कोई अपराध नहीं है या फिर कोई रोग नहीं है। ये फैक्ट ये है कि कुछ जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनका आकर्षण अपने समान लोगों के साथ में होता है और उन्हीं के साथ में प्यार होगा। ईच अदर वांट टू गेट मैरिड, और वो चाहते हैं कि हमारी शादी भी हो जाए। वी वांट टू मेक लाइफ लॉन्ग प्रोमिस टू ईच अदर, और यहाँ पर पूरे जीवन भर के प्रोमिस किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड गेन रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ आवर फैमिलीज़, इसके अलावा हमारी फैमिली को मान्यता मिल जाए, समुदाय हमें एक्सेप्ट कर ले। एंड जॉइन द फैमिलीज ऑफ आवर पार्टनर्स एज सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, और हमें भी कोई रिश्ते में, रिश्तेदारी में कोई शामिल करे, हम यही चाहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो समुदाय है, LGBTQ समुदाय है, ये जो शादियां हो रही हैं, टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम दोस स्ट्रेट कपल्स हु ऑलरेडी एंजॉय मैरिज इक्वालिटी। एक समलैंगिक विवाह एक LGBTQ समुदाय है और दूसरा नॉर्मल जोड़े की हम बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की की शादी हुई है, जो कि मैरिज इक्वालिटी को एंजॉय कर रहा है। Yet it means everything to lives of those LGBTQ couples seeking this fundamental right। कुल मिलाकर के LGBTQ समुदाय भी उसी प्रकार के फंडामेंटल राइट की इच्छा रखता है कि हमें भी ऐसे अधिकार मिलना चाहिए। अब जो मैरिज के बेनिफिट हैं किसी भी कपल के लिए वो दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर टेंजिबल वर्ड यूज़ किया गया है और नॉन टेंजिबल। तो जो टेंजिबल होता है, टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त। मूर्त मतलब आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, दृश्य और अदृश्य इसको हम बोल सकते हैं। कई सारे जो लोग ऐसे भी हैं इस चीज़ को एप्रिसिएट नहीं करते जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए, ठीक है। कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ को एप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, सराहना नहीं कर रहे हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो पाती। तो जो हमें दिखाई देने वाला बेनिफिट है इसमें इंक्लूड है एबिलिटी टू ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल प्रॉफिट क्या क्या मिल जा रहा है, जैसे कि अब ये जो समलैंगिक जोड़ा है ये भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है। ये लोग प्रॉपर्टी जॉइंट रूप से खरीद सकते हैं, उसको किराए पर दे सकते हैं। इसके अलावा जॉइंटली ओन एंड शेयर फाइनेंशियल एस्टेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी जा रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं शायद हमें किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिलती, यहाँ तक कि आपको न्यूज़ में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को बहुत कम मिलेंगी। तो ये लोग जो डिमांड इसी चीज़ को तो कर रहे हैं कि भाई हम विवाह हमारा हो गया है लेकिन समलैंगिक होने के कारण हम जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं। एक दिक्कत ये हो गई है, हम जॉइंटली रूप से प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पा रहे हैं, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे पा रहे हैं। जॉइंटली ओन एंड शेयर फाइनेंशियल एसेट, हमारे पास यदि कोई एसेट है, संपत्ति है, ठीक है, तो दोनों उसकी हिस्सेदारी करें, दोनों उसको शेयर करें। टू बी रिकॉग्नाइज एज ए रिलेटिव अंडर द इंडियन इनकम टैक्स, इसके साथ साथ में और इसको रिलेट किया जाए, रिलेटिव हो इंडियन इनकम टैक्स के दायरे में उनको रखा जाए। एक्सेस ए स्पाउस हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, अपनी जो वाइफ है वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी ले पाए। इसके साथ साथ में इनहेरिट ए स्पाउस एसेट इफ वन पार्टनर डाइज, अब समलैंगिक जोड़ा है, किसी एक की डेथ हो गई है, उस कंडीशन में जिसके नाम में संपत्ति थी उसका अधिकार उसके पार्टनर को मिलना चाहिए। इस प्रकार के कानूनी लड़ाई है इनकी जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कुल मिलाकर के ऐसा कह रही है कि हम इसको कानूनी मान्यता नहीं दे सकते हैं। एक चीज़ और हो जाएगी
यदि समलैंगिक विवाह हुआ है तो इनका तलाक का क्या प्रोसेस रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। जैसे तलाक हो भी रहा है तो फिर खर्चा इनका बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी क्लियर हम समझ में नहीं आती कि आखिर होगा क्या। अब ये जो सारी की सारी सुविधाएं हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जिनकी शादी हुई है, नॉर्मली शादी वाले जोड़े हैं, मैन वुमेन, उनको ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, बट दे आर डिनाइड टू मेंबर्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। लेकिन ये सारी की सारी सुविधाएं इस समुदाय को नहीं मिल रही हैं। इनटेंजिबल बेनिफिट हम किसको कहेंगे, गेनिंग लेजिटिमेसी। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है लेजिटिमेसी, ठीक है। तो लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, वैधता, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फ्रॉम सोसाइटी। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है श्रेय। तो हमारे समाज में कुल मिलाकर के इनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, समाज के साथ घुल मिल कर के लिए वो लोग रह सकें। ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, जब हम इन्हें कानूनी मान्यता देंगे। एंड बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट फुली एंड ऑल फैमिली इवेंट, जितने भी फैमिली के इवेंट हो रहे हैं उनमें ये लोग पार्टिसिपेट करें। मैरिज इक्वालिटी एनहेंस कर देती है फैमिली के बॉन्ड को एंड इनकरेज करती है यूनिटी को। अब दूसरे नंबर की बात यह है, क्या हमारा समाज इस चेंज के लिए तैयार है कि नहीं है। पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो सलाह है धीरे धीरे करके चेंज हो रही है इन द प्राइवेट सेक्टर ओवर द लास्ट 5 years. Human resource practices of leading companies have progressed a long way since the Supreme Court decriminalized homosexual act. सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इन 2018 को। तो ह्यूमन रिसोर्स जो प्रैक्टिसेस हैं इस मामले में कंपनीज काफ़ी लीड कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जब से 377 की जो धारा है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है। इसके बाद एम्प्लॉय को कैसे करके प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है इसको इम्प्रूव करना, इंक्लूज़न को इम्प्रूव करना इंडियन वर्क प्लेस में, इसने काफ़ी मोमेंटम पकड़ लिया। सबसे मेन चीज़ तो ये है, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं इन्होंने अप्लाई किया है कोर HR प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस को, ठीक है, कि कैसे करके हम हमारे जो एम्प्लॉय हैं यदि वो LGBTQ समुदाय है तो उसके साथ में आप फेयरनेस रखोगे, इक्वालिटी रखोगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए अपने LGBTQ एम्प्लॉयज़ के साथ में, एंड हैव री रिटर्न देयर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज to explicitly protect LGBTQ employees from discrimination, bullying and harassment. कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी अधिकारी आपका डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, आपके साथ छेड़छाड़, हरासमेंट जैसी कोई भी चीज़ ना हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है यदि LGBTQ का कोई भी व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है तो हंसी मजाक ना उड़ाया जाए उसका। तो ये सब जिम्मेदारी फिर कंपनीज़ की भी हो जाती है कि उसी को ध्यान में रखना है कि मैं मेरे एम्प्लॉई को कैसे करके खुश रख सकता हूँ, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी कंपनी की भी हो जाती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सरकार को भी इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से SC/ST कैटेगरी के लोगों के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए सरकार कानून लेकर के आई है, संविधान में उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो समुदाय है ये पीछे छूट जाता है। सम कंपनीज एक्सटेंड बेनिफिट सच एज स्पाउस हेल्थ इंश्योरेंस टू सेम सेक्स पार्टनर। कई कंपनी तो यहाँ तक इतने आगे आ गई हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट है ना वो सेम सेक्स पार्टनर को भी दे रहे हैं। फिर भी यदि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये चैलेंजिंग मानी जाएंगी इम्प्लीमेंट को लेकर के विद इंश्योरेंस कंपनीज एज सेम सेक्स पार्टनर आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज एज स्पाउसेस। लेकिन वहीं इंश्योरेंस के मामले में जब हम देखते हैं तो ये जो जोड़ा है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज ए दंपत्ति के रूप में, इसलिए उनको दिक्कत जाएगी इंश्योरेंस के मामले में।
तो हमें क्या है, कुछ इंक्लूसिव और फेयर पॉलिसीज लेकर के आना पड़ेगा। हैव नॉट लीड टू नेगेटिव कंसिक्वेंसेस और बैकलैश फ्रॉम मेजॉरिटी वर्कफोर्स। इससे जो मेजॉरिटी वाला वर्कफोर्स है उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, वो लोग प्रभावित बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। Inclusive policies which encourage a diverse workforce have resulted in a more loyalty and engagement as employees feel they can be their authentic selves at work and still fully belong to their organization, a feeling they may not get at home। और यहाँ से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि इनके साथ में जो करने वाले लोग हैं उनको वो अलग नहीं मानेंगे, उनके लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं वैसे ही ये लोग भी हैं, इसलिए उनको अधिकार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल हम देखने वाले हैं ये इंडिया की डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। इसको हम फॉरेन पॉलिसी के रूप में भी कह सकते हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर यूक्रेन के साथ भारत की रिलेशन को बताया जाता है कि जब यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियल विजिट करी जाती है 10/12/2023 को, 10 से 12/2023 को यूक्रेन के फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर जिनका नाम है एमिनी झेपारोवा, तो इन्होंने क्या क्या बात रखी हैं इंडिया के मामले में, वो इंडिया से क्या चाहते हैं कि इंडिया किस प्रकार से आगे आए और इस युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़े, या फिर वो ये भी चाहते हैं कि जो भारत है उसको इस प्रकार से रसिया के साथ में ऐसे ट्रेड में आगे नहीं आना चाहिए। इससे भी सबक लेकर के शायद रसिया युद्ध के लिए थोड़ा सा पीछे हटता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेचुरली यदि देखा जाए ना तो इनकी ये जो मिनिस्टर पेश हुए थे यूक्रेन की तरफ से, ये काफ़ी फोर्सफुली प्रेजेंट कर रहे थे उनकी कंट्री के केस को, बट वाट शी सेड कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज वाट सी असर्टेड पब्लिकली, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है पब्लिकली, अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर बीइंग आर्टिकुलेटेड डिस्क्रीटली एंड प्राइवेटली बाय फॉरेन डिप्लोमेट। ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, इसको आर्टिकुलेट किया जा रहा है। आर्टिकुलेट करना मतलब व्यक्त किया जाना, डिस्क्रीटली का मतलब होता है विवेकपूर्ण, एंड प्राइवेटली बाय फॉरेन डिप्लोमेट। दे आर pointing to the wide variance between India's desire to be a moral teacher and the cold pursuit of its interest in not condemning the Russian invasion of Ukraine। वो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आज भी इंडिया जो है पुराने दौर से गुजर रहा है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को फेस कर रहा है, और रसिया को कंडेम नहीं किया गया है इंडिया के द्वारा, उसकी आलोचना नहीं करी जा रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था। इंडिया के ऊपर आरोप ये लगाया जाता है पास्ट में, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास है। इन वाट इट प्रिस्क्राइब्स फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एंड वाट इट परस्यूज इटसेल्फ। क्या आप दुनिया को बता रहे हो और आप कर क्या रहे हैं? ठीक है, आप दुनिया को बोलते हो कि हम किसी भी धड़े में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप अमेरिका के करीब चले जा रहे हो, आप रसिया के करीब चले जा रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जो है जो चीज़ बोलते हो वो उसके आप उल्टे में कर रहे हैं। जब इंडिया जो है सीवियरली क्रिटिकल कंडीशन, व्हेन इंडिया वाज सीवियरली critical of US actions in Vietnam, and earlier the Anglo-French invasion of Egypt in 1956 against President Gamal Abdel Nasser's nationalization of the Suez Canal. US and Western diplomats often point out to its relative silence on Soviet operations in Hungary, ठीक है, स्लोवाकिया एंड लेटर अफगानिस्तान। अब बाकी जगह में जब अमेरिका ने कब्जा करा या फिर अन्य कंट्रीज़ ने कहीं पर कब्जा किया तो उस टाइम में इंडिया किस प्रकार से शांत रहता है।
ये बात का भी उल्लेख यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो पार्टिकुलरली सूडान का इसमें उल्लेख किया गया है। सूडान देश में बहुत सारे भारतीय व्यक्ति हैं जो कि या तो कमाने खाने गए होंगे या तो फिर वहाँ रह कर के घूमने फिरने, या फिर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिसके चलते चलते सूडान में वो फंसे हुए हैं। अब सूडान में हम देख रहे हैं कि गृह युद्ध चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। ये क्या क्राइसिस है, इंडिया अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इंडिया ने चालू कर दिया है सूडान से अपने नागरिकों को खाली करने के लिए। ऑपरेशन का नाम रखा गया है कावेरी। इसके अंतर्गत 3000 जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उनको निकाला जाएगा। 500 ऑफ देम हैव रीच्ड पोर्ट सूडान। उनमें से 500 लोग ऐसे हैं जो कि कहाँ पहुँच गए हैं, पोर्ट सूडान पहुँच गए हैं, ऐसा कहना है एस जयशंकर का। 2 C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और नवल शिप ऑन स्टैंड बाय फॉर द मिशन। इसके लिए हम क्या क्या भेज रहे हैं, 2 तो हम C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, एक हवाई जहाज़ है और दूसरा है पानी वाला जहाज़ नेवल शिप। इंडिया ने अपने ऑपरेशन कावेरी को चालू कर दिया है ताकि इवैक्यूएट कर सके अपने नागरिकों को जो कि कॉन्फ्लिक्ट और सूडान में फंसे हुए हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है मंडे के दिन, यदि हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो लगभग 3000 इंडियन ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं अलग अलग पार्ट ऑफ सूडान में। इसमें इंक्लूड है इन सूडान की राजधानी खार्तूम, इसके साथ साथ में डिस्टेंट प्रोविंसेस सच एज दारफुर, कुछ दूर दराज के एरिया वाले भी रीजन हैं जहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं। ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडर वे, इसने काम करना चालू कर दिया है ताकि हम हमारे जो नागरिक हैं उनको सूडान से वापस ला सकें। लगभग 500 इंडियन ऐसे हैं जो कि पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। मोर ऑन देयर वे, आवर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर सेट टू ब्रिंग देम बैक होम, ऐसा कहना मिस्टर एस जयशंकर का। इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन 2 130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इन जिद्दाह में 2 हम हवाई जहाज भेजे हैं और INS सुमेधा को भेजे हैं बंदरगाह में। इस इवैक्यूएशन के लिए क्या चीज़ की एक्वायर पड़ेगी, अर्जेंसी इन व्यू ऑफ द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ इसेंशियल सर्विस। हम देख रहे हैं कि सूडान में जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं, वो काफ़ी महंगी हो गई हैं या फिर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। फूड एंड वाटर आर इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई, खाना और पानी की शॉर्ट ऑफ सप्लाई चल रही है। इसके साथ साथ में बिजली की भी समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। इंडियंस इन द रीजन हैव रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट, लोगों ने गवर्नमेंट से संपर्क किया, अपने अपने वीडियो जारी किए। इसके साथ साथ में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन वाला अटैक हो रहा है उनके रेसिडेंसेस में, ठीक है, इंडियन कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक, उनका जो आवश्यक आइटम है उसको लूटा जा रहा है रेबल पैरामिलिट्री के द्वारा। ये सारे वीडियो जारी किए गए थे। जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था सूडान में वो पूरा कंट्री वाइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया है 15 अप्रैल को। हमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिला था पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF एंड SAF किस मामले में, ओवर द सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म के मामले में। स्पाइरल इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 कमांडर ऑफ द 2 विंग, 2 विंग हैं, दोनों कमांडर के बीच में हमको ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो RSF यदि पूछा जाता है रैपिड सपोर्ट फोर्स कहाँ की है तो ये है सूडान की। सूडानीज आर्म्ड फोर्स सूडान की है। दोनों देशों, दोनों के बीच में ही बात नहीं बनी और ये गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। अब दोनों ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों का। कई सारे सैकड़ों इंडियन ऐसे हैं जो कि आपको खार्तूम में भीड़ भाड़ लगे हुए दिख जाएंगे। दे सब्सिक्वेंटली लुक शेल्टर इन नियर बाई होटल एज फाइटिंग इंटेंसिफाइड। अब वो किसी होटल में शेल्टर के रूप में रह रहे हैं क्योंकि जो फाइटिंग है बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। द फाइटिंग आल्सो इन्वॉल्व्ड द इंडियन एम्बेसी इन खार्तूम। खार्तूम में जो इंडियन एम्बेसी है वो तक नहीं बच पाई है।
फोर्सिंग इंडियंस डिप्लोमेट टू वर्क रिमोटली, उनको कहा जा रहा है कि आप दूर रहकर काम करिए। वाइल दे मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी स्ट्रैंडेड इन द कंट्री। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो कुनो नेशनल पार्क से रिलेटेड है। कुनो नेशनल पार्क जो कि फेमस है चीता के रिहेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो भारत में किसी भी जगह में चीतों को पुनर्वासित नहीं किया गया, एक ही जगह चुनी गई थी, वो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। रीजन ये बताया जा रहा है कि यहाँ की जलवायु और जहाँ से हम इन चीतों को लेकर के आ रहे हैं वहाँ की जलवायु का में काफ़ी समानता है, टेम्परेचर में समानता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो पुनर्वासन है वो हो सकता है। तो बहुत सारी मतलब हम दो जगह से चीतों को लेकर के आने वाले थे, ठीक है। तो एक साउथ अफ्रीका हो गया और दूसरा हो गया नामीबिया। तो मध्य प्रदेश राज्य अपने बाघ अभ्यारण्य और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश तो मध्य भारतीय राज्य के नॉर्थ वाले हिस्से में कुनो नेशनल पार्क लोकेटेड है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया गया है, जिसको 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में टोटल एरिया 344 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित करा गया था। और ये खथियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों के पारिस्थितिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये श्योपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच बसा एक खूबसूरत और शांत पार्क है। घास के मैदान हैं, कटीले पेड़ हैं, भरपूर जंगल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे स्तनधारी सरीसृप और पक्षी तितली भी हमको देखने को मिलती हैं। कुनो को 2018 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। तो भारत की हम बात करें तो भारत में लगभग 70 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका है जहां से हमारे जो चीते हैं वो विलुप्त हो गए हैं। 2 बार इसको नहीं देखा गया है। इंडिया ने सोचा था कि हम जो है वन्यजीव संस्थान WII के द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान भारत में चीता प्रजनन कार्यक्रम चलाएगा। इसके लिए हमने कुनो को चुना। अगस्त 2022 में नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से 12 अन्य चीतों के आने की घोषणा करी गई थी। कार्यक्रम के हिसाब से बोला गया था कि 20 चीते, जिसमें से 8 नामीबिया से हैं और दक्षिण अफ्रीका से 12 इस नेशनल पार्क में लाया जाएगा। इनके गले में रेडियो कॉलर लगाई जाएगी ताकि इनकी निगरानी हो सके। तो नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, ठीक है। 8 में से 5 मादा और 3 नर हैं। डेट है 17 सितंबर 2022 को। नवंबर में 2 नर चीतों को उनके अनिवार्य संगरोध के बाद आगे के अनुकूलन के लिए एक बड़े पैमाने पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो नवंबर 2022 में हम देखते हैं एक मेल और फीमेल, एक और मेल चीता को बड़े बड़े जो बाड़े बनाए गए उसमें छोड़ दिया गया था। फिर 2 फीमेल चीते और लाए गए, इनको फिर बाड़े में डाल दिया गया। एक और जो इम्पोर्टेंट लोकेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है कि कुनो नेशनल पार्क राजस्थान से सटे जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उसमें लोकेटेड है। यहाँ पर हमें कई सारी नदी देखने को मिल जाएंगी छोटी मोटी, जो कि कुनो में आकर के मिलती हैं, जो इसे लगभग 2 भाग में बांटती है। बाएं किनारे पर खेरखोह, लंकाखोह, दुरेडी, बांदिया जैसी नदियाँ हैं जो कि कुनो से मिलती हैं, और इसके दाहिने तरफ से देखें तो बसंतपुरा, खजूरी, पेंट्रोद ये इसको टच करती हैं। कुनो नदी इस नेशनल पार्क की जीवन रेखा मानी जाती है और पानी का भी इसका सोर्स सबसे बड़ा यही है कुनो नेशनल पार्क के लिए। वहीं हम न्यूज़ की तरफ यदि देखें तो मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने केंद्र सरकार को कहा है कि आप जो है एक अल्टरनेटिव साइट खोजिए चीता के लिए, क्योंकि करेंटली हम जो इंट्रोड्यूस किए हैं कुनो नेशनल पार्क में उनमें से लगभग 2 उस ग्रुप में से 2 चीतों की डेथ हो गई है 1 महीना के भीतर में। सीनियर स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल
on condition of anonymity said they do not have enough logistic support for upkeep the cheetah. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास में लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है ताकि हम चीता को अपकीप कर सकें. ब्रॉड इन 2 बैचेस ऑफ 8 एंड 12 फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. 8 हमने नामीबिया से लाए थे और साउथ अफ्रीका से 12 लाए थे सितंबर लास्ट ईयर में. हमें ज़रूरत है कम से भी कम 9 स्टापर्स की टू कीप एन आई ऑन द वन चीता. एक ही चीता को देखने के लिए हमें 9 स्टापर की ज़रूरत पड़ रही है. 24 घंटे देखना है तो. वी डू नॉट हैव इनफ हैंड. हमारे पास में स्टाफ की कमी है, ऐसा कहना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. फिर एसपी यादव ये हेड ऑफ प्रोजेक्ट चीता के माने जाते हैं, प्रोजेक्ट चीता के हेड माने जाते हैं और सीनियर ऑफिशियल इन द नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी. उन्होंने द हिंदू को कहा था एस मंडे वी हैव नॉट गोट सच ए रिक्वेस्ट बट इफ़ वी डू वी विल लुक इट. हमें तो अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, लेकिन यदि आती है तो हम काम करेंगे. इसके अलावा उन्होंने ये कहा था ये जो मॉर्टिलिटी हो रही है इन चीताओं के बीच में ये एक्सपेक्टेड है, वाज एक्सपेक्टेड एंड प्रोजेक्ट चीता प्लानिंग factored this in. Even if 50% of the animal population survive, it should be considered as a success. तो यहाँ पर जो हेड है वो उनका कहना है कि चीता की जो डेथ हो रही है तो डेथ तो होगी ही, ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं होगी न किसी कारण के चलते चलते. ये हमें अनुमान भी लगा था, लेकिन यदि इनमें से 50% चीता भी जिंदा बच जाते हैं तो ये हम कहेंगे कि हम लोग सक्सेस हो गए हैं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% आप 20 ठो ला रहे हैं और 10 ठो की डेथ हो गई, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो राज्यपाल की वीटो पावर से रिलेटेड है. बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अपोजिशन की सरकारें हैं, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर लोकल कोई पार्टी है. वहाँ पर हम देखते हैं राज्यपाल और उस पार्टी के बीच में मतभेद होते रहता है. ज़्यादातर राज्यपाल यही कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके अपनी जो केंद्र सरकार की पार्टी है उसको सपोर्ट करें. ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, जहाँ कहीं की भी बात हो. तो राज्यपाल दूसरे टाइप से जो प्रभावित करता है मुख्यमंत्री को या फिर वहाँ की सरकार को, वो ऐसे हैं कि जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, उनमें वो डिले करता है, लंबे समय तक अपने पास में रखे रहता है विचार के लिए. ठीक है, कुछ को वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है. इस प्रकार से सरकार जो अच्छे काम करना चाहती है वो कर नहीं पाती है. ये आरोप लगाया जा रहा है राज्यपाल के ऊपर और इसी केस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि राज्यपाल बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा इस प्रकार के विधेयकों में. उसके पास कोई पावर ही नहीं है कि वो बिल्कुल लेकर के बैठ जाए चुपचाप. तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास में क्या पावर है किसी भी बिल को लेकर के, विधेयक को लेकर के, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. संविधान ने जो प्रावधान किया गया है तो राष्ट्रपति को जो पावर दी गई है वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत दी गई है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों के द्वारा दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की पावर को बताता है. तो आर्टिकल 111 किसको पावर दे रहा है? राष्ट्रपति को. और आर्टिकल 200 दे रहा है किसको? विधानसभा में राज्यपाल को, कि राज्यपाल के पास क्या पावर रहेगी. अब जैसे विधानसभा ने कोई बिल पारित कर दी है तो राज्यपाल के पास गया सहमति के लिए, उसने मना कर दिया, लौटा दिया. फिर दूसरी बार कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे का वैसे ही भेज दिया हमने बिल को. लेकिन अब इस बार राज्यपाल मजबूर हो गया है, राज्यपाल को उसमें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा. कुल मिलाकर के वो नाम मात्र का रहता है. लेकिन आज के टाइम में ऐसा होने लगा है, कितने दिनों तक मुझे सहमति देना है, नहीं देना है, कितने दिन तक मुझे अपने पास में रखना है, इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है. वो रखे रहता अपने पास में.
कहेगा मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा, अभी नहीं भेज रहा हूँ। तो आर्टिकल 201 बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन से रिलेटेड है, उसने अपने पास लेके रख लिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। भारत के राज्यपाल को पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो का अधिकार दिया गया है, लेकिन पॉकेट वीटो का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वीटो पावर 3 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण वीटो, निरोधात्मक वीटो और पॉकेट वीटो। अपवाद की यदि हम बात कर लें तो जब संवैधानिक संशोधन विधेयकों की बात आती है ना, तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि वो उनको रोक लगाए, और संविधान में संशोधन वाली चीज़ों को आप राज्य सरकारों के हवाले नहीं छोड़ सकते, विधानसभा में ये काम नहीं हो सकता। पूर्ण वीटो किसको कहेंगे? जैसे संसद ने कोई बिल को पारित की है, राष्ट्रपति के पास भेज दी, राष्ट्रपति अपनी सहमति इसमें दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, मतलब इसके पास वीटो पावर दे दी गई है। राष्ट्रपति ने मना कर दिया, मतलब ये अधिनियम नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। कुछ होते हैं निलंबित वीटो, जब राष्ट्रपति भारतीय संसद में पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा दे तो इसके लिए हम निलंबन वीटो कहते हैं। यदि संसद ने फिर से इस बिल को भेज दी है तो उसे अपनी किसी भी वीटो के शक्ति का उपयोग करे बिना मंजूरी देना पड़ेगा।